हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो कि है MCQ पर आधारित। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण MCQ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट पहले ही आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं वहाँ पर उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे। इसके बाद इसके और भी कई सारे पार्ट्स आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित हैं, यानी कि शिक्षण अभिरुचि पर आधारित हैं। इनमें हम ना सिर्फ MCQ को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक विद्यालय नीति तभी सफल होगी यदि सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की जाए, और डी है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे शिक्षा की समानता वाली वीडियो अगर देखी है तो इसका अगर आप सही आंसर लगाएंगे तो वो होगा सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर अगर प्रदान किए जाएंगे तभी विद्यालय नीति आपकी सफल होगी। हमारे विद्यालय की जो नीतियां बनी हैं वो इसी पर बेस्ड हैं कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। ओके, हालांकि इसमें प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, प्राथमिक शिक्षा भी लागू की जाए और भी कई लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की जाए, ये भी इन नीतियों में आते हैं। लेकिन अगर इसमें सबसे सर्वोपरि नीति की अगर हम बात करेंगे तो वो होगी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। इस पर बेस्ड एक वीडियो है, शिक्षा में समानता। आप उस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि क्या ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक, तो पहले कथन देख लेते हैं। विद्यालय त्यागने वाले बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। बिल्कुल सही है कि जो विद्यालय बच्चे ज़्यादातर त्यागते हैं वो गरीब परिवार के होते हैं। ठीक, इसका कारण दिया हुआ है कि गरीब परिवारों के माता पिता अशिक्षित होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, गरीब परिवार के माता पिता जनरली अशिक्षित होते हैं। ठीक, अब आपने इस चारों ऑप्शन में से चुनना है कि इसमें से क्या सही है। देखिए, अगर आप देखें, अलग अलग देखें तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु सिर्फ आर ही ए का कारण नहीं है। अगर आप देखें कि भाई गरीब परिवार के बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं छोड़ देते क्योंकि उनके माता पिता अशिक्षित होते हैं, इसमें और भी कई कारण होते हैं। देखिए, हो सकता है कि माता पिता की आर्थिक स्थिति सही ना हो, ओके, उसके कारण भी वो छोड़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा कई चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे लाइक उनको जानकारी ना हो कि भाई हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है RTI के तहत पे। ओके, और सबसे पहले दूसरा भी चीज़ हो सकती है कि भाई पहले रोटी फिर शिक्षा। तो कई सारे इसमें कारण हो सकते हैं, ये इकलौता कारण नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले की शिक्षा सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम विधि है। अगर आपने जिले में शिक्षा सुविधाओं की स्थिति जाननी है तो इसके लिए क्या सबसे सर्वोत्तम विधि होगी, आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। देखिए, प्रयोगात्मक विधि आप प्रयोग करके जिले की शिक्षा सुविधाओं का पता नहीं लगा सकते हैं, ना ही आप उसके ऐतिहासिक वर्णन को देखेंगे, ना ही वहाँ पर अध्ययन काम आएगा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आएगा, सर्वेक्षण, यानी जब आप उसका सर्वे करेंगे, ठीक है ना, तो आपको सर्वे से ही पता लगेगा कि भाई जिले की शिक्षा सुविधाओं की स्थिति क्या है। तो उसकी जो सर्वोत्तम विधि है कि आप वहाँ पर सर्वे करिए, वहाँ से डेटा कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट के बाद उसका एनालाइजेशन कीजिए, तब जाके आप रिजल्ट दीजिए, तो तब जाके जिले की शिक्षा सुविधाओं की आपको स्थिति पता लग पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है दोस्तों, ये पिछले बार आपका एग्ज़ाम में आया था, ये CTT के एग्ज़ाम में आया था, तो इसको वियर्ड ने ये डेफिनेशन दी थी
जो कि आपके प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में थी। तो शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केजी सैयदन और हंसा मेहता के द्वारा भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है, यह कथन है वियट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकलांगों के लिए शिक्षा से संबंधित सही कथन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो पहले कथन देख लेते हैं। विशेष विद्यालयों में उन्हें अलग से शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही है। आपको विकलांगों को अगर शिक्षा देनी है तो उनके लिए आपको स्पेशल स्कूल खोलने पड़ेंगे जहां पर उनको अलग से शिक्षा दी जाए, ओके। और वहां के जो शिक्षक है उनको उसके लिए अलग से प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता भी है, ठीक। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत उनके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके लिए अगर आप जब तक विशेष प्रयास नहीं करोगे तब तक उनको शिक्षा का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों राइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके बाद दोस्तों अगली है, वार्नोक समिति 1978 ने विकलांगों के लिए क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना। देखिए वार्नोक जो समिति थी वो विकलांगों के शिक्षा से संबंधित थी। 1978 में इसका गठन हुआ था। इसने अपने सुझाव दिए थे कि विकलांगों की शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वही राइट है कि विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, विकलांगों से, प्रौढ़ों से, बच्चों से या ये सभी। दोस्तों भारत सरकार द्वारा समन्वित शिक्षा योजना विकलांगों के लिए प्रारंभ की गई है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ये विकलांगों से संबंधित है, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है, यह कथन किसका है। डॉक्टर एस कोठारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुदालियर या सार्जेंट। देखिए इसका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी। तो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है। तो यह कथन है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के आधारित सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको चार सिद्धांत दिए हुए, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा बेसिक शिक्षा के यानी बुनियादी शिक्षा के, जिसको वर्धा योजना भी बोला जाता है, महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट की गई थी ये। तो उस समय पर इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया था या उसके सिद्धांतों में ये शामिल नहीं था, आपको बताना है। तो देखिए मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, बिल्कुल सही है। औद्योगिक विषय को भी शिक्षा में शामिल किया जाए, बिल्कुल हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देना था इसमें, ओके, ताकि बच्चे साथ में पढ़ाई भी करते रहें, कुछ कमा भी लें, ओके। शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, बिल्कुल। जो वहाँ के शिक्षकों का वेतन है वो छात्रों द्वारा बनाए, जो आपके हस्त कौशल से जो भी वस्तुएं निर्मित की जाएंगी उनको मार्केट में बेचा जाएगा, उससे जो भी पैसा आएगा उससे शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो आता है अगला स्टेटमेंट, जो कि है शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए, ये गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, ओके। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पर कथन है और एक कारण है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से घोषित की गई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना इस नीति का उद्देश्य है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक कथन सही है और इसका कारण भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट नीति है, ये बारे में आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना इस नीति का एक उद्देश्य भी है, बिल्कुल सही है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया गया है। आश्रम विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय। तो इसका क्या आंसर सही है, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की स्थापना का संकल्प शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। इसके बाद देखिए अगला कथन है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही है।
1987 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हो गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान करना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आपको प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें कम से कम 1 फीमेल होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा 2 बड़े बड़े कमरों का भवन बताया था, चौड़ा बरामदा की बात की गई थी, और इसके अलावा लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट्स की सुविधा की भी बात करी गई थी। ब्लैक बोर्ड हो गया, मानचित्र, खिलौने और जितने भी कार्यानुभव के उपकरण हैं उनके बारे में भी आवश्यक यानी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता की भी इसमें बात करी गई है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है, कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क के प्रावधान कराने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है? सबसे पहली है बुनियादी शिक्षा योजना, सार्जेंट योजना, मॉन्टेसरी पद्धति या पत्राचार द्वारा शिक्षा। आप इसमें देख सकते हैं कि भाई संविधान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क के प्रावधान के लिए बुनियादी शिक्षा योजना को लागू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो महात्मा गांधी ने तत्कालीन भारत की स्थिति को देखते हुए हस्त कौशल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा था। तो उन्हीं के द्वारा बुनियादी शिक्षा योजना लागू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। के बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने कथन है, बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हेतु वर्ष 1939 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। बीजी खेर की अध्यक्षता में 1939 में बुनियादी शिक्षा के परिवर्तन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर दूं, ये है 350 ए। 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ओके, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राज्यों ने सार्जेंट की योजना को अपनाया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए दोस्तों, सार्जेंट को भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। ओके, तो 1944 में इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1945 में दी थी। ठीक है ना, जिसको सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राज्यों ने सार्जेंट की योजना को ही अपनाया था। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, कि दोस्तों स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहला शिक्षा आयोग, जिसको कि हम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, वो आया था। और उसके बाद 1952 में मुदालियार आयोग आया था। तो तब तक एक हम कह सकते हैं 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। तो उसके बाद सार्जेंट योजना को ही ज़्यादातर राज्यों ने अपनाया था स्वतंत्रता के बाद। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे फिर मुदालियार आए, कोठारी आए, वो तो बात की बात है। ठीक, इसके बाद अगला, बुनियादी विद्यालयों को ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ओके, तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 तीनों के तीनों सही हैं। तो इस तरीके से देखें तो दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर सी ज़्यादा सही प्रतीत होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि 350 ए में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये है 350 ए। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो आपका गलत दिखाई देता है। तो इस तरीके से पहला, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट आपका क्या होने चाहिए? राइट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? सबसे पहला है शिक्षा का औद्योगिकरण, शिक्षा का पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण, शिक्षा का राजनीतिकरण, और अगला है 7 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो। देखिए, अगर आप इन चारों स्टेटमेंट को देखें तो इसमें बिल्कुल जो एग्जैक्ट सही बैठता है वो है 7 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसका इन्होंने प्रावधान किया था। इन्होंने कहा था भाई शिक्षा आप मातृभाषा में दो, दूसरा हस्त कौशल के माध्यम से शिक्षा दो। स्वावलंबन इन्होंने अपनाया था, लेकिन वो उतना नहीं सक्सेसफुल हो पाया। यहाँ पर अगला जो स्टेटमेंट है वो है 7 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, वो बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है। ठीक है ना। राजनीतिकरण, औद्योगिकरण से कोई मतलब नहीं है। पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण
स्वावलंबन पे तक ये आए थे, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण तो नहीं पा पाए थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आपको अनुच्छेद दे रखे हैं और इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है। देखिए सबसे पहला है 21 शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल गलत है, शिक्षा का अधिकार नहीं है। इसके अलावा 28 काम पाने का अधिकार, ये भी गलत है। अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया 350 ए मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता, 350 ए है, बिल्कुल राइट है। और इसके बाद 21 ए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। तो संविधान में जब 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके बाद एक 21वें आर्टिकल में क जोड़ दिया गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 से 4 तक। ओके, उसके बाद 2010 में, 2009 में तो आपका सभी RT अधिनियम आया और उसके बाद 2010 में 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिक्षा आपकी अधिकार बन गई, मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में RTE पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगला कथन है दोस्तों, भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है। ओके, इसके बाद प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य हैं। निरक्षरता में कमी लाना, बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। और शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना, ये भी सही है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन राइट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न का सही क्रम है। आपने बताना है कि इन तीनों का सही क्रम क्या है, यानी आपने इनको इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, संवैधानिक आदेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 19 कृष्ण प्रस्ताव। तो देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले संवैधानिक आदेश, ये 1950 में निकला था। इसमें प्रावधान किया था कि भाई संविधान बनने के 10 साल के भीतर राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो यानी ये 1950 में आया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, सभी को पता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में आई थी। वैसे भी 1968 में भी आई थी, तो भी इसके बाद ही आती है वो। तो इसके बाद आता है 19 कृष्ण प्रस्ताव। देखिए 19 कृष्ण प्रस्ताव 1993 में आया था। ओके, 1993 में इनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि इस देश में 14 वर्ष के प्रत्येक शिशु के पास मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। तो 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु के पास मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही 19 कृष्ण प्रस्ताव कहलाता है, 1993। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला कथन पर विचार करिए दोस्तों, संविधान के आरंभ से 15 साल के भीतर राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। देखिए अभी हमने डिस्कस किया ये था 10 साल के भीतर, ठीक है ना। तो 10 साल के भीतर राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, ठीक। उसके बाद 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये आपका क्या है, 19 कृष्ण प्रस्ताव है। तो 19 कृष्ण प्रस्ताव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट प्रतीत होता है। तो यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में सही कथन नहीं। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो वर्ष 2008 तक सभी बच्चों को 5 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करना। देखिए 5 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करना 2005 तक का लक्ष्य था। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका कथन सही नहीं है। ओके, अगला भी देख लेते हैं, वर्ष 2010 तक बच्चों को 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करना, बिल्कुल सही है। वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर सब लैंगिक असमानता को समाप्त करना, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो उपरोक्त सभी, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ओके, तो 2005 तक सभी बच्चों को 5 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य था। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर आपने विचार करना है और आपने बताना है कि
कौन सा ऑप्शन सही है। तो वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सामाजिक अंतराल को समाप्त करना। दूसरा है वर्ष 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूलों में सभी बच्चों का होना। ओके, देखिए अगर आप पहला ऑप्शन देखें वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सामाजिक अंतराल को समाप्त करना, अगर ये माध्यमिक शिक्षा स्तर होता तो ये सही था। प्रारंभिक शिक्षा स्तर के लिए था 2007 तक का। ओके, तो 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सामाजिक अंतराल को समाप्त करना, तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये कथन गलत है। और इसके बाद वर्ष 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूलों में सभी बच्चों का होना, तो ये भी गलत है, ये है 2005 तक। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध है, 1987 में आपका स्टार्ट हुआ था। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ही इसमें सुझाव दिए गए थे और 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में डिस्कस किया गया था, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू करने की बात कही गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में असत्य कथन नहीं है, इसका मतलब आपको बताना है कि जो सत्य कथन है। असत्य कथन नहीं का मतलब है कि जो सत्य है। तो देखिए प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हो, बिल्कुल सही है। इसमें 1 फीमेल हो कम से कम, 2 बड़े बड़े कमरों का भवन हो, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन असत्य नहीं है, इसका मतलब चारों के चारों सत्य है। ओके, इसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में सही कथन है। आपको बताना है कि इसमें क्या क्या कथन सही है। देखिए DPEP इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में। DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, तो 1993 में ये योजना स्टार्ट हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जन जन तक शिक्षा की पहुंच बनाना था। ओके, तो अब देख लेते हैं इसमें इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। ये आपकी एक सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, वर्तमान में यह 18 राज्यों व 248 जिलों में कार्यान्वित है या क्रियान्वित है, बिल्कुल सही है। ओके, शुरुआत में ये आपकी केवल 7 राज्यों से स्टार्ट हुई थी, 42 जिलों से। ओके, तो अभी ये 18 राज्यों 248 जिलों में क्रियान्वित है। इस योजना में खर्च का अनुपात 80:20 है, बिल्कुल गलत है ये। इसमें 85:15 है। ओके, यानी 85% पैसा केंद्र करेगा खर्च और 15% राज्य खर्च करेगा। ओके, और इसके बाद यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से देश भर में चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो 1, 2, 4 आपका राइट ऑप्शन है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट होना चाहिए, तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फिर से एक स्टेटमेंट है और उसका आपको रीजन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखिए जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, बिल्कुल सही है। शिक्षा की जन जन तक पहुंच बनाना है, बिल्कुल सही। इस कार्यक्रम की वहन राशि 85:15 के अनुपात में विभाजित है, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन ए कथन है और आर उसका कारण है, लेकिन वो उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप इसमें देख सकते हैं ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन वो उसकी सही व्याख्या को नहीं करता है। ठीक है ना, अब इस कार्यक्रम में वहन राशि 85:15 अनुपात में विभाजित है, तो इससे क्या मतलब ना कि भाई सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने से क्या इसका क्या व्याख्या होती है इसकी। तो ये तो आपका अपने आप ही आप कोई भी आदमी होगा वो पहचान लेगा कि भाई ए और आर सही है, आपकी फैक्चुअल नॉलेज सही है, लेकिन वो उसकी सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला फैक्चुअल क्वेश्चन, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू नहीं है। अभी ये दोस्तों 18 राज्यों में लागू है, तो अभी कुछ राज्य हैं जिसमें लागू नहीं है, तो उनमें से एक पंजाब है। तो पंजाब में अभी ये योजना लागू नहीं है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है सीधे सीधे। तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम इस समय पे पंजाब में लागू नहीं है। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ कितने राज्यों से शुरू किया गया था। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई ये 7 राज्य और 42 जिलों से
आपका स्टार्ट हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। शुरुआत में 7 राज्य और 42 जिलों से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल चलो अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, यह कार्यक्रम 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। 1996 में इस अभियान का शुभारंभ किया गया था, जो कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख अंग है, तो बिल्कुल सही है। उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का विस्तार किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें मिड डे मील को विस्तारित किया गया है। ओके, इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसके बाद राजस्थान में इसी के आधार पे सचल विद्यालय की स्थापना की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो घुमंतू जनजाति है वहाँ पर उसके लिए सचल विद्यालय की स्थापना की गई। इसी तरह से बिहार में भी चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान में केंद्र व राज्य के मध्य खर्च का अनुपात 75:25 है। बिल्कुल, ये आपकी अगेन एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, और बिहार में चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई है, अभी हमने डिस्कस किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके सी ऑप्शन यानी दोनों राइट हैं, तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको ये एमसीक्यू कैसे लगे, बिल्कुल अपने कमेंट करके बताइएगा। अगर यहाँ पर कोई गलती हो गई हो तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस गलती को अपनी अगली वीडियो में सही करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।